आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर 2 क्लास 12th इंग्लिश। एक वीडियो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का मैं पहले डाल चुका हूँ, वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सेट बी में सेक्शन ए दिया गया है जिसमें लिखा गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो मैं आपको ओरली इसकी स्टोरी समझा देता हूँ कि पैराग्राफ में क्या है। पैराग्राफ में एक रानी रहती है बनारस की। वह अपने सपने में एक गोल्डन गूस दैट मीन्स हंस, सुनहरे राजहंस को देखती है। और वह राजहंस जो रहता है वह सेग, जैसे कोई सन्यासी व्यक्ति रहता है, ज्ञानवान व्यक्ति रहता है, वैसी बातें करता है। तो रानी के पति मतलब जो किंग है उससे वो कहती है कि मुझे इस प्रकार का राजहंस चाहिए। ठीक है ना। तो रानी की क्वीन की डिमांड को पूरी करने के लिए राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि इस प्रकार का कोई क्रीचर, कोई प्राणी अगर है तो कहाँ है, उसका पता लगाया जाए। तो मिनिस्टर्स राजा को ये सलाह देते हैं कि आप एक आर्टिफिशियल लेक मतलब मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक नहीं, एक झील का निर्माण करें ताकि इस प्रकार के जो गोल्डन गूस हैं वो वहाँ पर आकर आएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से एक झील का निर्माण किया जाता है। और वो जो गोल्डन गूस हैं मतलब जो हंस हैं उनका एक फ्लॉक वहाँ पर आता है और फिर जो गोल्डन गूस रहता है उसको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि क्वेश्चन को समझकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। इससे पहला दिया गया है वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो यहाँ पर एक आपको ये समझना है कि GOOS गूस दैट मीन्स होता है हंस, और GEES मतलब एक से अधिक हंस, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है और गूस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गूस थे मतलब जो हंस थे वह बनारस की झील पर क्यों आए थे। तो उनको राजा ने पर्सनली इनवाइट किया था और उनके प्रोटेक्शन की का भी वादा किया था, इसलिए वो आए थे। तो दे वर इनवाइटेड पर्सनली बाय द किंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। राजा ने अपने मंत्रियों के पास वो क्यों गया था, मतलब मंत्रियों को क्यों बुलाया था। तो मंत्रियों को इसलिए बुलाया था कि इस प्रकार के क्रीचर मतलब जो हंस हैं इनका पता लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ़ ए गोल्डन गूस एग्जिस्टेड। ठीक है ना। यदि इस प्रकार का कोई सुनहरा राजहंस है तो उसका पता लगाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस। अब होता क्या है कि जब उस गोल्डन गूस को पकड़ लिया जाता है तो जो हेड हंटर है मतलब जो शिकारियों का जाल उन्होंने बिछाया था उनमें जो प्रमुख शिकारी रहता है वो उसको पकड़ने के बाद छोड़ देता है। तो क्यों छोड़ देता है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी। उसके बात करने के तरीके और उसके ज्ञान को देखकर हेड हंटर जो है उसको रिलीज़ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक। मतलब झील का निर्माण करने के पीछे राजा का क्या इरादा था। तो राजा का इरादा था कि वह उस गोल्डन गूस को पकड़ सके। तो ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस। पांचवा है वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चित्रकूटा। अब होता क्या है कि जैसे ही जो सुनहरा राजहंस है वह कैप्चर हो जाता है मतलब पकड़ा जाता है, तो बाकी के जो हंस हैं वह भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो क्यों चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं देयर किंग द गोल्डन गूस वॉज कैप्चर्ड। मतलब उनका जो सुनहरा राजहंस उनका राजा है वो पकड़ा जाता है। तो वो अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए भाग जाते हैं। छठा है व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। मंत्री राजा को क्या सलाह देते हैं। तो मंत्री राजा को ये सलाह देते हैं कि वह एक झील का निर्माण करें। तो यहाँ पर आएगा टू बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, ताकि जो सुनहरे राजहंस हैं वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुखा। अब क्वेश्चन ये है कि सुमुखा की क्वालिटी को इनमें से कौन से
सेंटेंस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अब सुमुखा कौन है? सुमुखा जो सुनहरा राजहंस है उसका चीफ मिनिस्टर और उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, ठीक है ना। तो उसकी क्या क्या क्वालिटी रहती है? उसकी क्वालिटी ये रहती है कि एक तो वो सेल्फलेस रहता है। सेल्फलेस मतलब अपनी परवाह ना किए बिना वह सुनहरे राजहंस को छुड़ाने की कोशिश करता है। बाकी दूसरे जो गोल्डन गूस हैं, माफ़ कीजिएगा, दूसरे जो हंस हैं वो भाग जाते हैं। दूसरा है लॉयल टूवर्ड्स द किंग, मतलब राजा के प्रति वो निष्ठावान था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 से लगाकर 10 तक। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड एग्जीक्यूट। शब्द का सब पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा वंडरफुल, क्योंकि इसका अर्थ होता है वेरी अट्रैक्टिव, है ना। स्नेयर का अर्थ होता है फंदा, तो इसका आएगा ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल, एक ही बात है। डिज़र्ट तो इसका होगा अबंडन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये पहला इसका जो अनसीन पेज है वो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग एवं समरी के लिए दिया गया है। माफ क्लियर, समरी नहीं है लेकिन नोट मेकिंग, मेक नोट्स करना है और सुटेबल टाइटल, ठीक है ना। तो इसका जो टाइटल है वो है अफेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न, है ना। मतलब टेलीविज़न के का क्या प्रभाव हम पर पड़ा है, वो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसके ऊपर ये तो इसका टाइटल हो गया टेलीविज़न। अब इसको नोट मेकिंग कैसे करना है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें स्पोर्ट मीट के लिए आपको यहाँ पर एक नोटिस तैयार करना है। इसके अथवा में से नो टू ड्रग्स मतलब यूज़ ऑफ ड्रग्स का पोस्टर बनाना है। तो ये भी राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये मेल फंक्शनिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यदि आपने मेल फंक्शनिंग का किया है तो उसको थोड़ा सा आप डाइवर्ट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अथवा में बर्थडे पार्टी का है। आई होप कि आपने इसको अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है डिबेट कंपटीशन के ऊपर, और इसके अथवा में दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला दिया गया ही रिक्त स्थान माई पेन इन हिज बैग, हाइड, हिड और हिडन। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वो वर्ब पूछ रहा है, तो ऐसा सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, माफ़ कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIS होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पर ACIS वाला एक भी वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट का नहीं है, मतलब ये पास्ट का है। तो पास्ट में इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा हिड, मतलब उसने उसके बैग में मेरा पेन जो है वो छुपा लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ रिक्त स्थान टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला, मैनी, मच और एनी। देखिए एनी का प्रयोग तो नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है, तो एनी तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा है मच और मैनी, ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ जो निकलता है वह क्वांटिटी या नंबर्स को की अधिकता को दर्शाने के लिए होता है। तो काउंटेबल यदि हो तो मैनी और अनकाउंटेबल हो तो मच। तो क्वेश्चन के अर्थ को यदि हम देखें तो इसका अर्थ निकल रहा है कि आपको शिमला, कितनी बार आप शिमला गए हैं। तो कितनी बार शिमला गए हैं, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि 2 बार शिमला गया हूँ, 3 बार शिमला गया हूँ, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट आप संख्या बताएंगे, तो संख्या बताएंगे तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि टाइम यहाँ पर काउंटेबल है, और काउंटेबल के पहले क्या आता है, मेनी आता है, ठीक है ना। ऐसा ही यदि मैं आपसे पूछता है कि आपको स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तो आप बोलते हैं कि 5 मिनट, मतलब वो डायरेक्ट 5 ना बताते हुए उसके पहले आप क्या लगाते, एक यूनिट लगाते, तो वो उस समय टाइम क्या होता, अनकाउंटेबल होता, और उसके पहले हम मच लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, मैनी होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुज इज जूनियर रिक्त स्थान मी एट टू और देन। तो यहाँ पर जूनियर आया है और जूनियर के साथ में फिक्स प्रिपोजिशन टू आता है। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे इन्फीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, है ना, और अपना प्रेफर है, प्रायर है, तो इनके साथ में हमेशा टू का यूज़ होता है, तो आप इन शब्दों को ध्यान रखें। अगला है वर्क हार्ड लिस्ट यू रिक्त स्थान फेल, शुड, वुड और विल।
तो यहाँ पर लिस्ट आया है और शुड, इनका जोड़ा रहता है, तो लिस्ट को देखकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर शुड लगाएंगे। कीवर्ड से है, आपको ध्यान रखना है। अगला है डोंट वॉक केयरलेसली यू विल फॉल डाउन। केयरलेसली मत चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पर आएगा इल्स। इल्स का अर्थ होता है अन्यथा। अगला है हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस रिक्त स्थान ही रैन अवे व्हेन देन और सो। तो यहाँ पर देखिए हार्डली आया है और हार्डली व्हेन का जोड़ा होता है। हार्डली व्हेन जैसे नो सुनर देन, वैसे ही हार्डली व्हेन। तो हार्डली जैसे ही आपने देखा तो आपको क्या लगाना है, व्हेन लगाना है, ये यहाँ पर कीवर्ड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, जिसमें डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, कोई 5 करना है। जैसे पहला दिया गया है आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आई बिलीव के बाद में दैट लगाएंगे, सो हटा देंगे और पूरा सेंटेंस ऐसा कैसे ही लिखेंगे, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तो आपका ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ये यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। इसमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़, मतलब इफ़ का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस में जहाँ अनलेस दिया गया है वहाँ हम इफ़ लगा देंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है कि इसका अर्थ हो रहा है कि यदि मेरे पास पैसे नहीं हैं मैं कार नहीं खरीद सकता। तो अनलेस हटाएंगे तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा इफ़ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा है तो मैं कार खरीद सकता हूँ, मतलब यहाँ से नॉट हटा देंगे। तो ठीक है, इधर इफ़ अनलेस के स्थान पर इफ़ और इधर नॉट हट जाएगा। अगला है द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब जब भी सेंटेंस में टी डबल ओ टू और टू दिया जाता है और सो दैट का प्रयोग करना रहता है, तो जहाँ टी डबल ओ टू है वहाँ सो लगा देंगे, टी ओ टू के स्थान पर दैट लगा देंगे, तथा इसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए हिम यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है ना। तो हिम है तो क्या आएगा, ही कैन नॉट आएगा। तो आंसर हो जाएगा द टी इज़, टी डब्ल्यू टू के स्थान पर सो, हॉट फॉर हिम दैट ही कैन नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हर्ट हर फ्रेंड चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ इसमें एस लगा हुआ था। तो सेंटेंस यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ आ जाएगा डिड सी हर्ट हर फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको फाइंड आउट करना पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है किस टेंस का है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। अगला है दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। मतलब वेयर से लगाकर टीच तक ये अंडरलाइन है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लॉज है। तो मैं आपको बता दूं वेयर मतलब होता है जहाँ, मतलब स्थान की बात हो रही है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक, क्या होता है, जब तक। तो यहाँ पर है जब तक उम्मीद है तब तक जीवन है, ठीक है ना। तो एज कैसे लिखेंगे, एज लॉन्ग एज देयर इज होप देयर इज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब हमारी फ्लेमिंगो या विस्टास बुक से यदि किसी चैप्टर के पोएम के कुछ लाइनें दी जाती हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तो इन लाइनों को आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका लेसन नंबर 7 है द इंटरव्यू, उससे ये लाइनें ली गई हैं। इसमें बताया गया है कि लेविस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर होते हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू की आलोचना की गई है, निंदा की गई है। तो वो उसमें क्या बताते हैं, इसमें ये लिखा गया है, ठीक है ना। वो इंटरव्यू को एक हॉरर मानते हैं। क्या मानते हैं, हॉरर मतलब एक भय, डर। पहला क्वेश्चन दिया गया है एलिस इन वंडरलैंड इज़ क्रिएटेड बाय, मतलब इसको किसने लिखा है, तो लेविस कैरोल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लेविस कैरोल्स ओपन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट हॉरर।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूज़ नेगेटिवली, मतलब किसके द्वारा इंटरव्यू को नकारात्मक रूप से लिया गया है, ये कहा गया है, तो लेविस कैरोल। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंटरव्यू, मतलब ऊपर की लाइनें जो हैं यह किससे ली गई हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट या टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है लेसन का ऑथर। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये रोड साइड स्टैंड की पोएम है, ठीक है ना, तो उसको भी आप पढ़िएगा। फिलहाल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट, मतलब ऊपर जो लाइनें हैं ये कौन सी कविता से ली गई हैं और इसके कवि का नाम क्या है। तो आ रोड साइड स्टैंड की ये लाइनें हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ इन द रोड साइड स्टैंड रिफर्स टू। कविता में फ्लावर ऑफ सिटीज़ किस बात को इंडिकेट करते हैं, तो फ्लावर ऑफ सिटीज़ मतलब सिटी पीपल, मतलब शहर के लोग, जो अमीर लोग हैं उनके बारे में उसमें बताया गया है। व्हाट इज़ अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, कविता में रोड साइड स्टैंड क्या है, तो रोड साइड स्टैंड एक शेड बना हुआ है जिसमें गरीब या कोई किसान है जो कि दुकान लगाकर बैठा हुआ है, जनरलाइजेशन किया गया है, तो अ शेड आउटसाइड ए रोड साइड। क्वेश्चन नंबर बी है इसी का एट वाट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस एंड एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए 10 day ओल्ड जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट्स। इन लाइनों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द टाइगर किंग जो विस्टास का लेसन है उससे ये लाइनें ली गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स, इन लाइनों में आई कौन है, तो आई यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि टाइगर किंग है। वो कहता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन की उम्र में ही वो बोलना शुरू कर देता है, चमत्कार होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए। दूसरा है हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, मतलब 10 दिन की उम्र में कौन बोलने लगता है, तो द टाइगर किंग बोलने लगता है। अगला है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। रॉयल इन्फेंट, इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, मतलब छोटा बच्चा जो रहता है उसको इन्फेंट कहते हैं। तो रॉयल इन्फेंट क्या जानना चाहता था, तो द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, मतलब उसकी मृत्यु का तरीका कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। क्यों, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी प्रोफेट के द्वारा कि तुम्हारी मृत्यु जो होगी, है ना, तो कैसे होगी वह वो जानना चाहता था। अगला है द एग्जैक्ट मैनर ऑफ फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें अटर का मीनिंग क्या है। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी। तो अटर का अर्थ होता है बोलना या एक्सप्रेस करना। तो टू स्पीक भी सही है, टू एक्सप्रेस भी सही है, टू लेट आउट का अर्थ भी होता है बाहर निकालना या फिर बोलना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और ये जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और कंप्लीट भी आपको ऐसे करना है, मतलब याद करने के बाद उसको लिख कर देखना है और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब चेक करना है, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा में नंबर बोलने से नहीं लिखने से दिए जाते हैं, मतलब कॉपी में आपकी में जो लिखा हुआ रहेगा उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो और आपके 2 वीडियोज़ बचे हुए हैं और रोज़ाना हमारी लाइव क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो अच्छे से तैयारी करें। और कोई डाउट रहे या आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।